हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक हेस के नियम के बारे में। हेस का नियम क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हेस का नियम। चूँकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, एंथैल्पी जो है एच जो है वह क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन है, एक अवस्था फलन है। अतः एंथैल्पी परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था अर्थात अभिकारकों, अंतिम अवस्था अर्थात उत्पादों को प्राप्त करने के पथ से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो एंथैल्पी जो है एक अवस्था फलन है। अतः एंथैल्पी परिवर्तन जो है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के पथ रास्तों से स्वतंत्र होता है। इसे हेस का नियम कहा जाता है। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि एक अभिक्रिया चाहे एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो, एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है। एक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या कई पदों की श्रृंखला में हो, एंथैल्पी परिवर्तन का मान समान रहता है। इसे हेस के नियम के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पी का योग होता है जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होता है जिनमें इन संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो अभिक्रिया चाहे एक स्टेप में हो या कई स्टेप में हो, एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। इसी को हेस का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो हेस ने बताया कि अभिक्रिया चाहे सिंगल स्टेप में हो उसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान आएगा, या फिर अभिक्रिया कई स्टेप में हो उनके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान आएगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, चूँकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, अतः एंथैल्पी परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के पथ से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्द में, एक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या कई पदों की श्रृंखला में हो, एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है। इसे हेस के नियम के रूप में आप इस प्रकार कह सकते हैं, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, ठीक है, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होता है जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। आइए हम इस नियम के महत्व एक उदाहरण के द्वारा समझें। निम्नलिखित अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन पर विचार कीजिए। ठीक है, यह अभिक्रिया है जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन पर विचार करना है। कार्बन जो ग्रेफाइट के रूप में है, हाफ O2 गैस के रूप में बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है। इसके लिए आपको अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी निकालना है। क्या होगा, यद्यपि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रमुख उत्पाद है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वह प्रमुख उत्पाद है, परंतु इस अभिक्रिया में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा उत्पन्न होती है। ठीक है, मुख्य उत्पाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, लेकिन जब यह कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होता है। अतः उपरोक्त अभिक्रिया के लिए हम एंथैल्पी परिवर्तन को सीधे माप कर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अतः इस अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन को हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि हम अन्य ऐसी अभिक्रिया ढूंढ सकें जिनमें संबंधित स्पीशीज हों तो उपरोक्त समीकरण में एंथैल्पी परिवर्तन की गणना किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, देखें ध्यान से। अब हम निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करते हैं जिसमें आप देखें ध्यान से, कार्बन जो ग्रेफाइट के रूप में है ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसके लिए जो अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन है जो मानक रूप में वह आ रहा है -393.5 किलोजूल पर मोल, समीकरण नंबर 1। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो ऑक्सीजन गैस से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है,
इसके लिए अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन जो आ रहा है वो -283.0 किलो जूल पर मोल आ रहा है, समीकरण नंबर 2। यह जो दोनों समीकरण आप देख रहे हैं, उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार संयुक्त करते हैं कि इच्छित अभिक्रिया प्राप्त हो जाए। यह दोनों समीकरण को इस प्रकार आपको ऐड करना है कि आपको जो इच्छित समीकरण है अर्थात कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बने, वह प्राप्त हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए दाईं ओर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए समीकरण 2 को उल्टा करते हैं। ठीक है, यह समीकरण 2 है, इसको आपको उल्टा कर देना है। जब आप समीकरण 2 को उल्टा कर देंगे तो यह डेल्टा एच रिएक्शन की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का प्लस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में उष्म रासायनिक समीकरण में नियम बताया था कि जब किसी रासायनिक समीकरण को उल्टा लिखा जाता है, यह नियम आपको हमने बताया था कि जब किसी रासायनिक समीकरण को उल्टा लिखा जाता है तब डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन का मान चिन्ह भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे अमोनिया का उदाहरण आपने देखा था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलने से अमोनिया बन रहा है, तो इसके लिए अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन मानक रूप में -91.8 किलो जूल पर मोल आ रहा है। इसी रिएक्शन को आप उल्टा कर देंगे, अमोनिया गैस को टूटने से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन रहा है, उस समय अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन आएगा, वैल्यू प्लस में हो जाएगी, 91.8 किलो जूल पर मोल प्लस में आ जाएगी। ठीक उसी नियम का पालन करते हुए यहाँ पर हम समीकरण 2 को उल्टा करते हैं। समीकरण 2 को क्या करते हैं? उल्टा करते हैं अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। तो यह जो CO गैस है, H2 गैस है, CO2 बन रहा है, इसको उल्टा करते हैं तो आप लिखेंगे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस एरो CO गैस प्लस H2 गैस। अब यहाँ पे डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन की जो वैल्यू है -283.0 किलो जूल पर मोल, यह प्लस में हो जाएगी समीकरण को उल्टा करने के कारण। तो अब यह हो जाएगी आपका प्लस 283.0 किलो जूल पर मोल, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ते हैं अपना टारगेट प्राप्त करने के लिए। यह समीकरण 1 है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में प्लस ऑक्सीजन बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यह समीकरण 1 है। और यह जो समीकरण 3 जो है आपका जो उल्टा करने पर प्राप्त हुआ है, उन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, आपको मिल जाएगा समीकरण कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 गैस बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसके लिए अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वह पहला समीकरण की वैल्यू -393.5 किलो जूल पर मोल और प्लस जो तीसरा समीकरण की वैल्यू थी वह 283, दोनों सॉल्व किए तो डेल्टा एच मानक रिएक्शन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -110.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और आपका इच्छित समीकरण भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ठीक है, जब कोई रिएक्शन डायरेक्ट न हो, उसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट न मिले, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो यह रिएक्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन यह रिएक्शन संभव नहीं है, कुछ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो इसके लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया के लिए ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको रास्तों को चुनना होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर जो है उस समीकरण को आपको उष्म रासायनिक समीकरण के नियम के आधार पर सेट करके अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन का मान निकालना होगा। ठीक है, जैसा कि आपने किया। ठीक है, आपका यह था कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। इसके लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया का कितना होगा? तो इसके लिए आपने क्या किया? तो आपने 2 समीकरण लिया, एक में कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। टारगेट प्राप्त करने के लिए आपने इस दूसरे समीकरण को उल्टा कर दिया। दूसरे समीकरण को उल्टा करने पर आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो गई, डेल्टा एच रिएक्शन का मानक एंथैल्पी परिवर्तन जो है वह पॉजिटिव हो गई। अब जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए तो आपको इच्छित रिएक्शन समीकरण प्राप्त हो गया और अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन प्राप्त हुआ, जो कि -110.5 किलो जूल पर मोल हुआ। व्यापक रूप में यदि एक अभिक्रिया जो A to B के लिए एक मार्ग में कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा HR हो, या दूसरे मार्ग में
डेल्टा HR1, डेल्टा HR2, डेल्टा HR3 इस तरह से हों, तो समान उत्पाद B बनने में विभिन्न एंथैल्पी परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हों, तो उस समय जो वैल्यू होगी वह डेल्टा HR जो होगा वह बराबर होगा किसके, डेल्टा HR1 प्लस डेल्टा HR2 प्लस डेल्टा HR3 के। ठीक है, यह है इसका नियम है कि अगर कोई अभिक्रिया जो है जो A से B में चेंज हो रही है और इसके लिए कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा HR है, और एक दूसरा रास्ता है जिससे A से B बनने में कई परिवर्तन के साथ गुजर रहे हैं और उसके अलग अलग एंथैल्पी परिवर्तन के मान आ रहे हैं, तो अलग अलग एंथैल्पी परिवर्तन के मानों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वह कुल एंथैल्पी परिवर्तन के मान के बराबर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसे इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे A से B में चेंज करना है तो इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन रिएक्शन का होगा डेल्टा HR, एक रास्ता यह है। या फिर अगर आप कई रास्ते से होके जाते हैं, जैसे A से C में जाएंगे, फिर C से D में, फिर D से B में पहुंचेंगे, तो A से C में जाएंगे तो उसके लिए डेल्टा HR1 होगा एंथैल्पी परिवर्तन, C से D में जाएंगे तो इसके लिए डेल्टा HR2 एंथैल्पी परिवर्तन होगा, D से B में जाएंगे तो इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा HR3 होगा। तो इन तीनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वह डेल्टा HR के वैल्यू के बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब क्रिया चाहे एक स्टेप में कंप्लीट होने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान आता है, या फिर अब क्रिया कई स्टेप में परिवर्तन हो रही हो, तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन के योग का मान आएगा दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी को हेस का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हेस के नियम के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि चूंकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन होता है, एंथैल्पी क्या होता है, एक अवस्था फलन होता है, अतः एंथैल्पी परिवर्तन जो है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था को प्राप्त करने वाले पद से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्द में, एक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या कई पदों में श्रृंखला में हो, एंथैल्पी परिवर्तन समान होता है। इसे हेस के नियम के रूप में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अनेक पदों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होती है, जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम इस नियम के महत्व एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे कि यह एक अभिक्रिया दी गई थी, निम्नलिखित अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन पर विचार कीजिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, इसके लिए अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। यद्यपि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे प्रमुख उत्पाद है, परंतु इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा उत्पन्न होती है। अतः उपरोक्त अभिक्रिया के लिए हम एंथैल्पी परिवर्तन को सीधे माप कर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग खंड में देखना होगा। यदि हम अन्य ऐसी अभिक्रियाएं ढूंढ सकें जिनको ऐड करने पर यह समीकरण हमें मिल जाता हो, तो वहाँ पे हम इसके लिए डेल्टा HR का मान निकाल सकते हैं। जैसे यह समीकरण आप देख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में एंथैल्पी परिवर्तन की परिकलन किया जा सकता है। जैसे हम निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें, यह आपका है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके लिए अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन मानक अवस्था में दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए भी अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन दिया गया है। ठीक है, यह समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब इससे आपको टारगेट प्राप्त करना है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बने, तो इसके लिए आप समीकरण 2 को उल्टा कर देंगे। समीकरण 2 को उल्टा करने पर यह डेल्टा HR स्टैंडर्ड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और जब समीकरण 2 को उल्टा करेंगे फिर समीकरण 1 के साथ जोड़ देंगे तो आपका टारगेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार संयुक्त करते हैं कि इच्छित अभिक्रिया प्राप्त हो जाए। इसके लिए दाईं ओर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए समीकरण 2 को हम उल्टा करते हैं, जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होने के बजाय अवशोषित हो जाएगी। अतः डेल्टा H स्टैंडर्ड रिएक्शन का मान का चिन्ह बदल जाएगा। तो उस समय आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस में, और डेल्टा H स्टैंडर्ड रिएक्शन की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी, 283.0 kJ पर मोल हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़कर आप अपने टारगेट समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं और आपका
टारगेट समीकरण में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगा। तो उस समय अभिक्रिया का जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वह आपका समीकरण 1 की वैल्यू -393.5 किलो जूल पर मोल और प्लस जो आपका समीकरण को उल्टा करने पर जो मान प्राप्त हुआ वह +283 किलो जूल पर मोल, दोनों को आपने सॉल्व किया तो यह आ गया आपका अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान -110.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, व्यापक रूप से अगर हम इस बात को कहें तो आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि यदि एक अभिक्रिया जो है ए से बी में बदल रही है के लिए एक मार्ग में, ठीक है, एक स्टेप से एक मार्ग से कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा HR हो, यों उसके दूसरे मार्ग से डेल्टा HR1, डेल्टा HR2, डेल्टा HR3 हो, तो समान उत्पाद B बनने में विभिन्न एंथैल्पी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हों तो डेल्टा HR बराबर जो होगा वो डेल्टा HR1 प्लस डेल्टा HR2 प्लस डेल्टा HR3 के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसे इस रूप में भी आप लिख सकते हैं कि A जो है B में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए डेल्टा HR है, या फिर कई स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है जैसे A to C, C to D, D से to B, तो इसके लिए डेल्टा HR1, डेल्टा HR2, डेल्टा HR3, तो ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा HR वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका हेस का नियम। थैंक यू।